नमस्कार। थैंक यू नारंग साहब इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और डॉक्टर बजाज, इट्स गुड टू सी यू अगेन। I had a memorable time with him in Bangalore for one of the event which was organized by RICS. मैं भी यहाँ पे तीसरी बार आ रहा हूँ और जैसा आपने कहा डॉक्टर जैन की याद में जो मेमोरीज हैं हम सबकी, मैंने भी एक इवेंट उनके साथ यहाँ पे अटेंड किया था। उसके बाद मैं बोलने भी आया था इधर। हिंदी ठीक है ना, चलेगी? राइट। तो मुझसे कहा गया अभी कि मैं आपसे बात करूं अपने बारे में ना। मैंने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अब तक मैंने बिल्डिंग्स के बारे में, लोगों के बारे में तो बात की है, लेकिन अपने बारे में आज तक बात नहीं की। लेकिन बहुत अच्छी एक मेमोरेबल जर्नी मेरी अभी अनुराग से बात हो रही थी। मैंने कहा कि भाई अपने बारे में कैसे करूं। बोले साहब आपको 30 साल हो गए हैं, आप इंडस्ट्री में इतने साल से हैं, कुछ ना कुछ तो स्टोरी होगी। तो श्योर मैं अपनी स्टोरी आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज से 1992 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की थी। आप सब लोग एक स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम श्योर आपके सबके दिमाग में एक एंजाइटी होगी कि अगर जब मैं खत्म करूंगा कॉलेज तो आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है। आपको सरप्राइज होगा सुन के कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु थे डॉक्टर जैन, जिनके बारे में बात की जा रही है। मेरी उनसे मुलाकात 1991 में हुई थी, जब मैं थर्ड ईयर कॉलेज में था। और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में उसके बाद हमको 1 साल की समर ट्रेनिंग करनी होती है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे डीआरडीओ में कॉलेज से समर ट्रेनिंग की का ऑफर आया था, दिल्ली आना था। तो मैं डीआरडीओ आ गया, यहाँ पे समर ट्रेनिंग शुरू की। उसमें उन्होंने कहा साहब हमारा टाइम ना वेस्ट करो, एक काम करो आके यहाँ पे सर्टिफिकेट ले जाना। मेरे पास टाइम ही टाइम था। उसके बाद मैं डॉक्टर जैन के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने कहा मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूं। मुझे अभी भी याद है, मुझे 2 बिल्डिंग्स में उस समय किया गया। वहां पे उन्होंने भेजा कि आप जाके देख के आओ कि बिल्डिंग डिजाइन कैसे होती है। एक बिल्डिंग तो एक हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उनका घर था, और दूसरी बिल्डिंग थी जो डीएलएफ की पार्लियामेंट स्क्वायर पे जो खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग पे था। तब वो बन रही थी उस जमाने में। उस समय से मेरा बिल्डिंग्स के प्रति प्रेम, जो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट था, वो शुरू हुआ उन बिल्डिंग्स के साथ। जब मेरी वहां पे ट्रेनिंग खत्म हुई तो मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि मैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही काम करूंगा। मेरा 1992 में मेरा कॉलेज जिस दिन खत्म हुआ, उसके अगले दिन मैंने उसी रात अपना फाइनल टेस्ट जब दिया, उसी दिन रात में मैंने ट्रेन ली। इलाहाबाद में मैं पढ़ रहा था, और ट्रेन लेके मैं सीधा दिल्ली आया। अगले दिन सवेरे 9 बजे मैं डॉक्टर जैन के ऑफिस के गेट पे खड़ा हुआ था। मैं कहा सर मुझे काम शुरू करना है, प्लीज शुरू करा दीजिए। उनका एक छोटा ऑफिस होता था उस जमाने में, और जगह भी बैठने के लिए नहीं थी। उन्हें, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने गेट के पास, अपने घर पे नीचे गेट के पास एक सीट लगवाई, टेबल लगवाई उनके सेक्रेटरी के साथ ही। बोले आशीष यहां बैठ जाओ। और मेरी वहां से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। मुझे, जैसे मैंने कहा, मैं उस समय, जैसे हम सबके जितने भी हम लोग यंगस्टर्स हैं, हमारे दिमाग में होता है कि हम बाहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां जाके पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कोर्सेज करके आएंगे। मेरे भी दिमाग में था मैं एमटेक करूंगा। मैं बहुत ही डिसाइडेड आया था कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूं और मुझे वहां जाके एमटेक करनी है, क्योंकि मेरे सारे जो मित्र थे मेरे कॉलेज से, वो भी यही कर रहे थे। मैं सीधे पहुंचा डॉक्टर साहब के। मैंने कहा सर मैं अभी आया हूं, बस 2 महीने में 3 महीने में चला जाऊंगा, मुझे जो भी आपने ट्रेनिंग हो दे दीजिए। बोलते हैं रुको आशीष, अगर आपको जिंदगी में कोई डिसीजन लेने हैं उससे पहले थोड़ा समय बिताओ उस पर। उन्होंने कहा 1 साल तुम मेरे पास काम करो और तुम्हें उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा तुम क्या करना चाहते हो। मैंने वहां पे 1 साल, जैसा उन्होंने कहा, मैंने 1 साल वहां पे काम किया। 1 साल में मुझे सडनली इंडस्ट्री और बड़ी लगने लगी, मेरे को समझ में आने लगी। फिर मेरा वीजा इंटरव्यू था, लेकिन तब भी बाहर तो जाना था। मेरा वीजा इंटरव्यू था और मैं यूएस एम्बेसी गया। मेरे को स्कॉलरशिप मिली, 3 जगह से कॉल आई, मुझे स्कॉलरशिप मिली, और मैं अपना पासपोर्ट लेके अमेरिकन एम्बेसी पे पहुंच गया। वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आप जाके पढ़ना चाहता हूं, और उन्होंने उस पर रिजेक्टेड लगा दिया स्टैंप। मैंने उस काउंसलर की तरफ देखा,
मैंने कहा योर लॉस, और मैं वहां से पीछे घूम के दोबारा नहीं गया। मैंने कहा अगली बार मैं तब जाऊंगा जब आप बुलाओगे, और वो समय था। उसके बाद मैं अमेरिका गया, ऑफ कोर्स 10 साल वीजा भी मिला, सब हुआ, लेकिन मैंने कभी उस चीज को रिग्रेट नहीं किया। मैं वहीं से आईआईटी दिल्ली गया, वहां पे उस वक्त एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे थे एमटेक के लिए। मैंने उस एंट्रेंस एग्जाम में जाके बैठा, मुझे वहीं पे इंजीनियरिंग करने का, मास्टर्स करने का मौका मिला। और फिर मैंने एक चीज और सोची, मैंने कहा जो मैं काम कर रहा हूं ये भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है और एक्सपीरियंस का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैंने आईआईटी दिल्ली में पता किया, उन्होंने कहा साहब आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, जो चीज 3 साल में, जो 3 सेमेस्टर में लोग खत्म करते हैं आप 4 में कर सकते हैं। मैं कहा ठीक है। तो मैंने वहां पे पार्ट टाइम अपनी स्टडीज भी की और मैंने वहां पे अपना काम भी करता रहा डॉक्टर साहब के साथ। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद जो डॉक्टर साहब जो कंपनी चला रहे थे, इसको स्पेक्ट्रल कहते थे, ये इंडिया की बिगेस्ट कंसल्टिंग कंपनीज में से थे। आपने भी सुना है डॉक्टर जैन कितने विजनरी थे, फाउंडर थे। इशरे जैसी सोसाइटी को फॉर्म किया, इंडियन सोसाइटी ऑफ एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स को। एशरे का पहला चैप्टर भी इंडिया में लेके आए। इसी तरह से उनको कंसल्टिंग इंजीनियर, कंसल्टिंग इंडस्ट्री का भी फाउंडर कहा जाता है। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिन्होंने एमईपी कंसल्टिंग का एक शुरू किया। उन्होंने कहा कि कोई एयर कंडीशनिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लम्बिंग इंजीनियर नहीं होगा, एमईपी इंजीनियर। और इसी तरह से कंसल्टिंग इंडस्ट्री को उन्होंने एमईपी का एक कॉन्सेप्ट दिया। जब वो एमईपी इंडस्ट्री शुरू हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब वन ऑफ द फाउंडर्स थे, तो उनको शुरू से ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे। और मेरे एक सौभाग्य था कि उस यंग एज में मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर हुआ। मुझे याद है 1992 में जब मैंने ज्वाइन किया तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था जिसको कहते हैं भारत डायमंड बोर्स। 50 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग थी। उस जमाने में तो बड़ी थी, तो आप आज के लिए भी बड़ी है, तो उस जमाने में आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग थी वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आशीष इसका तो सिस्टम डिजाइन होना है, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम करना है, इसको इंटेलिजेंट बिल्डिंग बनाना है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने कहा कि आप इसको इंटेलिजेंट बनाइए। मैं कहा सर इसका क्या मतलब, कैसे करना है, क्या करना है? बोले आपको कंप्यूटर आता है? मैंने कहा हाँ सर कंप्यूटर, उस समय कंप्यूटर शुरू ही हुए थे। मैं कहा सर आता है? तो बोले बस, तो ऑटोमेशन भी कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस उनका होना मेरे अंदर। मैं गया, मैंने डिजाइन की बिल्डिंग, उसकी ऑटोमेशन सिस्टम डिजाइन किया, और उस घटना के बाद कभी भी मैंने पीछे नहीं देखा। तो ये मेरी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक और एडवांस स्टेप जिसे कहते हैं मैंने लिया। आज मुझे 30 साल हो गए हैं। 2001 में इंडिया का ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तब उस समय इंडिया की फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग बनने की बात हुई। एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे उस समय, करण ग्रोवर करके, आप में से कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि आर्किटेक्ट्स हैं आप लोग भी। वो एक बिल्डिंग बना रहे थे हैदराबाद में, जिसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए इसको डिजाइन करिए। तो मैंने ऐसे ही करण ग्रोवर साहब से पूछा, मैंने कहा साहब ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है? बोले साहब ये 15,000 से 20,000 स्क्वायर फुट के बीच के बिल्डिंग होगी। नाउ माइंडेड, तब मेरे 10 साल करियर के हो चुके थे। मेरा जो एक प्रिविलेज था, मैं उस समय डॉक्टर साहब की छत्र छाया में बड़े बड़े होटल प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स डिजाइन कर रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन करता था। तो मेरे पास जब कॉल आया कि साहब 15 से 20,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है, तो मैंने कहा साहब जरूरी है मैं ही करूं इसको, तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। लेकिन करण ग्रोवर साहब ने कहा कि नहीं, आपको ही डिजाइन करना है, प्लीज आइए इसे डिजाइन करिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा जाओ आशीष को डिजाइन करके आओ। वो मेरा एक्सपोजर था ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट की तरफ। वो बिल्डिंग थी आईजीबीसी का, जो आज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जो कि हमारे प्रेम जैन मेमोरियल ट्रस्ट के एक पार्टनर हैं। आईजीबीसी का हेडक्वार्टर बिल्डिंग हैदराबाद में 2001 में एस्टैब्लिश हो रही थी। मैंने उस बिल्डिंग को डिजाइन किया। मुझे अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी उस समय, जब हमने अपना सब डिजाइन कर लिया, क्योंकि जब जो रेटिंग सिस्टम होता है उसको आपको सर्टिफाई कराना होता है काउंसिल से। उस समय यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल होता था, तो हमने सर्टिफिकेशन के लिए भेजा। तो हमारे पास कुल मिला के तब 69 पॉइंट्स हुआ करते थे, हमें कुल मिला के 7 या 8 पॉइंट मिले।
बाकी सारे पॉइंट हमारे रिजेक्ट हो गए। हमने कहा ये क्या हुआ? तो हमने देखना शुरू किया, हमने पता किया वहां पे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में अपील का सिस्टम होता है। बोले साहब आप लोगों को डॉक्यूमेंट करना नहीं आता, जो आप काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम आपके डिजाइन में नहीं है, प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन में है। वो मेरा एक अलग लेसन था, एक नया लेसन था मेरे लिए। फिर हमने उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, सबमिट किया काउंसिल को, और 69 में से 63 पॉइंट्स उस बिल्डिंग को मिले, और वो ग्रीनेस्ट बिल्डिंग पूरे उनके रेटिंग सिस्टम में, अमेरिकन रेटिंग सिस्टम में, पूरे वर्ल्ड में ग्रीनेस्ट रेटिंग सिस्टम, ग्रीनेस्ट बिल्डिंग वो आईजीबीसी की हेडक्वार्टर बिल्डिंग बनी, जो आज की डेट में हैदराबाद में जहां से आईजीबीसी ऑपरेट करता है। सो ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट की स्टार्ट थी। उसके बाद मुझे मौका मिला, अगली जो 4 प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग आई इंडिया में, चारों की चारों मेरे को डिजाइन करने का मौका था, क्योंकि मैं स्पेक्ट्रल में काम कर रहा था। बड़ी कंपनी थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते थे, तो आईटीसी का, विप्रो के, उनके जो प्रोजेक्ट आए उन सबको मैंने डिजाइन किया। मेरा लव फॉर ग्रीन बिल्डिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। पहले मैं अपनी इंडस्ट्री में, जो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, वो डिजाइन करता था। उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग डॉक्टर साहब के साथ मेरा जो एक्सपोजर हुआ, और उससे बड़ी चीज जो मैंने उनसे सीखी थी वो था अपनी देश के लिए प्यार और अपनी धरती के लिए प्यार। वो बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक थे, और बहुत ही ज्यादा उनको विश्वास था कि इंडिया का एक मोमेंट आएगा जब इंडिया विल बी नंबर 1। वो हमेशा कहा करते थे, इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार। तो मेरी उसमें मैंने प्रोफेशनल अपनी जर्नी शुरू की, और अगले 20 साल उनके पास काम करता रहा। 20 साल के बाद डॉक्टर साहब ने एक बड़ी कंपनी, अमेरिकन कंपनी में अपने कंपनी को मर्ज किया, और फिर उसके बाद मैं निकल के आया, मैंने अपनी कंपनी शुरू की जो आज मैं चला रहा हूं, जिसको इयॉन कंसल्टेंट्स बोलते हैं, और मैं यहीं पे सामने ऑफिस है, मैं भी उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सो ये तो मेरी जर्नी थी। सबसे बड़ा जो लेसन मुझे मिला, ऑफ कोर्स, वो था डेडिकेशन टू योर वर्क। आज मैं देखता हूं कि हम सब क्विक गेन्स के लिए वी कीप मूविंग थिंग्स, लेकिन जो मैं वहां पे 20 साल रुका, जो मैंने सीखा कोर तक अपने सब्जेक्ट को, और उसके बाद मैंने देखा कि ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट का मतलब है, एक अपना कोर तो आपको डिजाइन करना ही करना है, उसको समझना ही समझना है। उसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड डिजाइन। नाउ इंटीग्रेटेड डिजाइन का क्या मतलब है? अगर आप अपना सिर्फ बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ठीक कर लें, दैट इज नॉट इनफ। अगर आप सिर्फ उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक कर लें, दैट इज नॉट इनफ। उसकी लाइटिंग ठीक कर लें, वो इनफ नहीं है। जब तक कि आप सारी बिल्डिंग एक साथ काम नहीं करेगी, इंटीग्रेटेड फॉर्म में डिजाइन नहीं होगी, तब तक उसको एफिशिएंट और हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग नहीं कहा जा सकता। दिस वॉज माई अनदर लर्निंग। थर्ड वॉज डॉक्यूमेंट। जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करिए, और उसको प्रॉपरली उसके रिकॉर्ड्स रखिए। नाउ दीज वर द लर्निंग्स दैट आई पिक्ड अप। आई केम आउट एंड आई स्टार्टेड दिस। आज मैं आईजीबीसी में टेक्निकल कमिटी, जो जितने भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं रेटिंग सिस्टम को लेके, उसको हेड करता हूं। पिछले 10 साल से टेक्निकल कमिटी को हेड कर रहा हूं, और मेरा जो अब लव है वो है नेट जीरो मूवमेंट के लिए। मैंने 10 साल पहले नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स, नेट जीरो वाटर बिल्डिंग्स के बारे में बात करना शुरू किया था। मैं जब स्टेज पे आया, पहली बार मैंने नेट जीरो एनर्जी के बारे में बोला, तो लोग हंसने लगे। लोग बोले, साहब ये कौन सी बिल्डिंग होती है? ये कौन सी बिल्डिंग है जो कि सिर्फ पावर जो है वो सरकार से या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं लेगी, अपनी पावर अपने आप जनरेट करेगी? ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है क्या? ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल बिल्डिंग होगी। मैं कहा नहीं, ये बिल्डिंग्स बनेंगी, इंडिया में बनेंगी, और यही फ्यूचर है। ये आज से 10 साल पहले मैंने बात करना शुरू किया। तभी हमने अपना ऑफिस, जिसमें डॉक्टर जैन का जो ऑफिस था, जो स्पेक्ट्रल का ऑफिस था, वो बिल्डिंग बनी हमारी नोएडा में सेक्टर 63 में। वो एक ग्रीन बिल्डिंग बनी, उसको प्लैटिनम रेटिंग मिली। वहां पे मेरे को समझ में आया कि कैसे अगर हम नेचर को अडॉप्ट कर सकें अपनी बिल्डिंग्स में,
कितना बड़ा एक फ्रेंड का काम कर सकता है नेचर हमारे साथ। तो मेरा जो बिलीव उस समय शुरू हुआ वो ये हुआ कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो इट इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज अबाउट हाउ यू इंटीग्रेट नेचर विद टेक्नोलॉजी। पहले नेचर को लगाइए, अपना फ्रेंड बनाइए, अपनी बिल्डिंग में डालिए, एंड उसके बाद आप टेक्नोलॉजी लगाइए। जो आज हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से नेचर को फाइट करने की कोशिश करते हैं। क्या किया हमने अपनी बिल्डिंग्स में? हमने अपनी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, अंदर बहुत गर्म हो गई बिल्डिंग, तो हम फाइट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्डिंग को हमने सील कर दिया हर तरफ से। जब सील कर दिया तो अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम एयर कंडीशनिंग को यूज करते हैं जिससे कि हम उसको फाइट कर सकें। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। अगर हम किसी तरह से नेचर और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ठीक कर सकें, उसको हम रियल ग्रीन बिल्डिंग और हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया, लेट मी गो फर्दर ऑन दिस। आज डीकार्बनाइजेशन का आप बात सुन रहे हैं, इंडिया कार्बन न्यूट्रल 2070, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अब देखिए 2070 में कार्बन न्यूट्रल तो हम होंगे ही, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, तो हम जाएंगे तो है ही है वहां पे। और एक और न्यूज है आज की डेट में कि इंडिया इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये दोनों चीजें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो हमने 20 साल में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट में देखा है, वो आज हम 12 बिलियन स्क्वायर फीट ग्रीन स्पेस के बारे में अपने बात बोलते हैं। आईजीबीसी और जितने भी रेटिंग सिस्टम है, हम कहते हैं टोटल 12 बिलियन स्क्वायर फीट हमारे पास ग्रीन फुटप्रिंट है। इंडिया आज की डेट में सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन फुटप्रिंट वर्ल्ड का है। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या इससे हमारा क्लाइमेट चेंज होना रुक गया है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग आज भी रियलिटी है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें बोला गया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है, और ये एक और मैंने न्यूज देखी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी, जिसमें यह था कि 2037 तक एवरी 15 सेकेंड्स में एक एयर कंडीशनर इंडिया में बिकेगा। इस रेट पे हमें कूलिंग की जरूरत होगी, और हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री में अब जो CO2 एमिशंस के बारे में, कार्बन एमिशंस के बारे में होती है, बिल्डिंग सेक्टर टोटल 40% जितने भी हमारे CO2 एमिशंस है बिल्डिंग सेक्टर से निकल के आते हैं। और इसके लिए जो डीकार्बनाइजेशन का मूवमेंट है, इट इज ऑल अबाउट नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर, नेट जीरो वेस्ट, सब कुछ नेट जीरो की तरफ जाना शुरू होगा। और इन सब के लिए जरूरत होगी डिजाइनर्स की, प्लानर्स की, और आपके लिए। ना आप भी आज वंडर करते होंगे मैं करियर क्या ऑप्शन पर शुरू करूं। आपके सामने पोटेंशियल इज राइट हियर। अगर आप कोई भी डेटा उठा के देखें, इंडिया में आज से अगले 20 साल तक हम एक शिकागो पर ईयर बनाएंगे। एक शिकागो पर ईयर, इतनी बिल्डिंग्स बननी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। What we lack is the people who believe in sustainability, who are committed to green, and who have the vision for all. You, as students here, as part of the RICS School of Built Environment, have the right exposure. You are sitting on an opportunity, what this building industry is going to offer to you. The change in the buildings that you're going to see in next 30 years, next 20 to 30 years is immense. और जो आपका रोल होगा इस बिल्डिंग में, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी है, वाटर एफिशिएंसी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारा आपको एक इंटीग्रेटेड डिजाइन प्रोसेस से करना होगा। मैंने इसकी अपनी बिल्डिंग, मैंने आपसे कहा था मैं अपने ऑफिस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको एक ही बिल्डिंग दिखा रहा हूं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहां से कुल मिला के 10 मिनट की दूरी पे है, ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड। ये मेरा अपना ऑफिस है। जो भी मेरी लर्निंग थी आज तक की 30 साल की, जो मैंने आपसे कहा इंटीग्रेटेड डिजाइन प्रैक्टिस, जहां पे टेक्नोलॉजी और नेचर को साथ कैसे रखा जा सकता है, वो लर्निंग मैंने यहां पे डाली है। आप ये देखिए, बिल्डिंग है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। एक फंडामेंटल आर्किटेक्ट को यह बताया जाता है कि साहब इंडिया में, अपने दिल्ली में खास तौर से, अपना वेस्ट साइड को सॉलिड रखिए। वही हमने किया। वेस्ट में आप देखिए रेड लाइन जो है, दैट्स वेयर द सॉलिड वॉल इज अपीयरिंग देयर।
फंडामेंटल्स, नेचर ऑन योर साइड। हमारा देश, वी आर ब्लेस्ड विथ 300 डेज ऑफ डे लाइटिंग। 300 दिन हमें डे लाइटिंग मिलती है इंडिया में। वी आर ब्लेस्ड विद इट। तो हम अपनी बिल्डिंग्स के अंदर आर्टिफिशियल लाइट क्यों जलाते हैं? आर्टिफिशियल लाइट जलाने के बाद गर्म हो जाती है, फिर हम एयर कंडीशनर चलाते हैं। इस बिल्डिंग में देखिए क्या कोशिश की गई। ये हमने डिजाइन ट्राई की अपने बिल्डिंग फसाड के। पहले बिल्डिंग का डिजाइन में 86% डे लाइट थी। आप कहेंगे बहुत है, 86% तो बहुत ज्यादा डे लाइट है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। ये दूसरा डिजाइन 80% डे लाइट, ये तीसरा डिजाइन 84% डे लाइट। हमने कहा सब रिजेक्टेड है। ये चौथा डिजाइन 98% डे लाइट, ये चाहिए। मैं हर एरिया में बिल्डिंग के, चाहे वो बाथरूम हो चाहे वो पैंट्री हो, वहां पे भी डे लाइटिंग है आज की डेट में। दिस इज द डिजाइन दैट वी वेंट फॉर। और ये आप देख सकते हैं जो काइंड ऑफ सिमुलेशंस आज की डेट में, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डिजिटल ट्विनिंग व्हिच टेक्स प्लेस, जो आप बिल्डिंग परफॉर्मेंस को बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट होने से पहले बता सकते हैं कैसे परफॉर्म करेगी। दिस इज व्हाट वी डिड। सेलेक्टेड द राइट ग्लास, वर्कड विद द आर्किटेक्ट, with the planners, with the structure consultants, together in a joint way. Even जो लाइटिंग की गई उसकी इस हिसाब से की गई कि लाइट्स जहां पे जरूरत हो वहीं यूज हो। जैसे वर्क स्टेशन के ऊपर कितनी लाइट आ रही है, उतनी जितनी चाहिए उतनी ही आनी चाहिए, उसके अलावा एक्सेस लाइट की जरूरत नहीं है। फाइनली दिस इज द रिजल्ट दैट कम्स आउट। 100% डे लाइट बिल्डिंग, नो नीड फॉर आर्टिफिशियल डे लाइट, एंड दिस इज हाउ द ऑफिस लुक्स नाउ। कोई भी एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉट ओनली दैट, कितने महीने दिल्ली में या किसी भी सिटी ऑफ इंडिया में कितने महीने प्लेजेंट वेदर होता है? 6 महीने। और हम क्या करते हैं? हम 12 महीने एयर कंडीशनिंग चलाते हैं। इस बिल्डिंग में हर जगह आपको पंखे मिलेंगे। हम अपना फसाड खोल देते हैं, विंडोज खोल सकते हैं। वी लेट द नेचर कम इन। नेचर इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। We let the nature come in. 6 months इस बिल्डिंग में कोई एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है। और आज ये बिल्डिंग कुल मिला के जो इसकी पीक पावर कंजम्पशन है पूरी बिल्डिंग की, मैंने आज अभी मॉर्निंग में डेटा नोट किया था, 14 किलोवाट्स ऑफ पावर पे चल रही है। एनी अदर बिल्डिंग ऑफ दिस साइज वुड रन फॉर समथिंग लाइक अबाउट 100 किलोवाट ऑफ पावर। नाउ दिस इज माई मैसेज टू यू। आप लोगों के लिए ये जरूरत है हमारे देश को आज इस तरह का काम करने की। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको इस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं पीजेएमटी में जहां पे ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। एंड मेरी आपसे यही अपील है, प्लीज डिजाइन, लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ज्वाइन द इंडस्ट्री, बिकॉज आपके लिए इंडस्ट्री हैज अ लॉट इन फ्यूचर फॉर यू। You can contribute to it, to the entire green building movement of India, to the entire decarbonized India, because 2070 की जो बिल्डिंग्स हमारी जो बनने जा रही हैं उसमें हम सबको एक योगदान देना होगा, हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। एंड सबसे बड़ा जो योगदान है आप डिजाइनर्स का है, एंड वी नीड पीपल लाइक यू टू कम एंड जॉइन, एंड दिस इज व्हाट द बिल्डिंग इंडस्ट्री विल ऑफर टू यू। थैंक यू वेरी मच। आई होप द मैसेज गोज अक्रॉस। थैंक यू।